अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा इन वाशिंगटन। जब मैंने अब से चंद घंटे पहले अपना वीलॉग किया तो मैंने ये भी कहा कि ये जो 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने रिक्यूज़ किया इमरान खान और फिर उसके बाद एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट का क्रिएट किया चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल काजी फायज़ ईसा साहब ने, और इमरान खान और बुशरा बीबी का जो सेंटेंस है तोशाखाने में, उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने सस्पेंड कर दिया। तो मैं इन तीनों डेवलपमेंट्स के हवाले से थोड़ी सी और डिटेल्स भी अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीलॉग उस हवाले से है, लेकिन उसके अलावा फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का जो इलेक्शन कमीशन है उसके दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त बैटल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हुई हैं। इसकी अर्जेंट इंपॉर्टेंस ये है कि आज के दिन इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्का होना है जो दिन इस वक्त शुरू हो रहा है पाकिस्तान में मंगल का दिन 2 अप्रैल का। तो उसका भी मैं थोड़ा सा उसी से मैं शुरू करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर दूं कि हर दफ़ा जब मैं एक व्लॉग करता हूं पीछे से स्टारबक्स का लोगो नज़र आता है तो बहुत से दोस्तों को शक होता है कि शायद मैं स्टारबक्स में बैठा तो खा पी रहा था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसकी एक बड़ी बिजनेस रिलेटेड इसकी वजूहत हैं। चूँकि स्टारबक्स एक ऐसी चेन है, चूँकि ये चेन है, ये एक मल्टीनेशनल किस्म की चेन है, ये एतराज़ नहीं करते, इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप उनसे कुछ लें ना लें, अंदर भी चले जाएँ 2 घंटे बैठे रहें, वहाँ पे कोई चीज़ शूट कर लें, इन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये नहीं कहते कि हमसे कुछ लें। बहुत सी और जो छोटी हैं, जो एक छोटी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं जहाँ एक इंडिविजुअल मालिक होता है उसका ऑर्गेनाइज़ेशन का, ये चेन नहीं होती, वहाँ उनका स्टाफ फौरी तौर पे आके आपको ये कहना शुरू करता है कि आपने क्या ऑर्डर करना है। और 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे कहा गया है उठो यहाँ से, अगर तुमने ऑर्डर नहीं करना तो तुम यहाँ बैठ नहीं सकते, यहाँ शूट नहीं कर सकते। स्टारबक्स जो है वो चूँकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बेनियाज़ हैं ये बिल्कुल, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर अंदर भी जाके बैठ जाएँ तो उस पर भी उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये बैकग्राउंड है और मेरा ख्याल है अमेरिका में जो बहुत से लोग रहते हैं उनको खासा इसका अंदाज़ा भी होगा। अब मैं आता हूँ इस डेवलपमेंट की तरफ जो मैंने कहा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त जिसकी अर्जेंट नेचर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असम्बली और उनके स्पीकर बाबर सलीम सवाती और दूसरी तरफ चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का जो मेन ऑर्गन और टूल है, जो हथौड़ा उनका है, जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके जनाब राजा साहब, उनके दरमियान इस वक्त एक बैटल लाइन्स बड़ी सख्त किस्म की ड्रॉ हुई हैं जिसका अगले 12 घंटे के अंदर हमने एक ड्रॉप सीन जो है वो देखना है। अभी मामला क्या है? ये मामला है सेनेट के इलेक्शन से और ये मामला है रिजर्व सीट्स का। ये कौन सी रिजर्व सीट्स हैं? ये वो रिजर्व सीट्स हैं जो असूली तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी ऑन द बेसिस जो उनकी स्ट्रेंथ है प्रोविंशियल असम्बलीज में, लेकिन उनको ये सीट्स नहीं दी गई। एक तो ये कि उनको नहीं दी गई, ऊपर से जुल्म ये है, यानी उस पर तुर्रा ये है कि वो सीट्स जो हैं वो जो और जमातों को देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सबसे लीडिंग जो जमात है वो JUIF है, उसके साथ पीपल्स पार्टी है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ना तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और वहाँ की हुकूमत ने अपना अभी तक खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलाया ही नहीं, और ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन, दो चीज़ें हुई, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने और वहाँ की प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर ने, दोनों ही ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर और डायरेक्टिव था जहाँ ये कहा गया कि ये रिजर्व सीट जो है इन 8, 10, 15 जो भी लोग हैं इनको दी जाएँ, उसे मानने से इनकार कर दिया। 25 तारीख को 20 से ज़्यादा जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के वो लोग हैं रिजर्व सीट्स में जिनको इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट किया है, जिनके फेवर में फ़ैसला किया है, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और 27 तारीख को एक 2 मेंबर डिविजनल बेंच जो है उसने पेशावर हाई कोर्ट के स्पीकर जो हैं, सॉरी पेशावर हाई कोर्ट मैंने कह दिया, पेशावर असम्बली के जो स्पीकर हैं जनाब सवाती साहब, बाबर सलीम सवाती साहब, उनको हुक्म दिया कि आप इनका ओथ जो है, इनको ओथ एडमिनिस्टर करें। लेकिन सवाती साहब भी बड़े जवां मर्द हैं, उन्होंने उसके बावजूद ओथ जो है वो एडमिनिस्टर नहीं किया, और अब सवाती साहब जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने एक रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर कर दिए। रिव्यू पिटिशन में उनकी पोजीशन ये है कि चूंकि उनको इजलास बुलाने के लिए कोई डायरेक्टर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मिले ही नहीं, इसलिए उन्होंने ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया। उनको ये डिफरेंट पोजीशन इसलिए लेनी पड़ रही है कि चूंकि हाई कोर्ट पहले ओथ कह लेने का ऑर्डर दे चुकी है और उसके के जो असूली मौक़िफ़ था उसे पहले ही रद्द कर चुकी है। पेशावर यानी असम्बली के मौक़िफ़ को रद्द कर चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को रद्द कर चुकी है। इसलिए एक डिफरेंट पोजीशन जो है वो स्पीकर ने वहाँ जाकर ली है, और साथ ही जहन में ये रखिए कि इस वक्त एक हर किस्म का मैच पड़ा हुआ है। आज़म सवाती साहब, फॉर्मर सेनेटर आज़म सवाती साहब ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये कह रही है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे।
दूसरी तरफ से बहुत दुहाई दी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये कह दिया है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अमली जामा नहीं पहनाते, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, जो कि नहीं उन्होंने किया, तो फिर 2 अप्रैल को सेनेट के जो इलेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सस्पेंडेड रहेंगे और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। अब आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि जहाँ इतनी चीज़ें हो गई हैं वहाँ ये सेनेट के इलेक्शन और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर इतनी लड़ाई और इतनी बैटल लाइंस क्यों ड्रॉ है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी तफसील आप समझें, एक साइड इशू है। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की चौधरी निज़ामुद्दीन का जो सिस्टम है वो सेनेट को एक परमानेंट हैसियत से देखता है। नेशनल असम्बली उनको लगता है कि आनी जानी चीज़ है, नेशनल असम्बली बन सकती है, टूट सकती है, शायद ख़त्म हो जाए। उनको ये एहसास भी है कि उनका खड़ा किया हुआ निज़ाम जो है शरीफ साहब की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो खासी फ्रेजाइल है, उसका मुस्तकबिल बड़ा गैर महफूज है। लेकिन सेनेट उनको लगता है कि एक परमानेंट फिक्सचर है। यही थिंकिंग जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवां जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की है। वो भी ये समझते हैं कि उनको भी आपने देखा कि वो भी एक लॉन्ग टर्म व्यू ले रहे हैं। वो भी ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है ये किसी वक्त भी फॉल कर सकती है, इसीलिए वो उसका उस तरह से हिस्सा बने भी नहीं है। अभी तक पीपल्स पार्टी की कोई मिनिस्टर्स जो हैं वो इस हुकूमत में आए भी नहीं है। तो उनका ख्याल है कि ये हुकूमत फॉल कर सकती है। उनके लिए भी सेनेट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान कर रखा है कि सेनेट के जो इलेक्शन अब हो रहे हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा से वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो जनरेट करेंगे। बहरहाल इस वक्त तो ये क्लियर नहीं है कि वो सरप्राइज़ जनरेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये वो सूरत हाल है जिसका अगले 12 घंटे के अंदर, आज जो दिन शुरू हो रहा है पाकिस्तान में 2 अप्रैल 2024, इसमें इसकी हकीकत जो है खासी हद तक खुल के हमारे सामने आ जाएगी। अब उस दूसरी सूरत हाल की तरफ चलते हैं जिसका ताल्लुक जलील अब्बास जिलानी साहब की रिक्यूज़ करने से है और सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बना दिया गया है उसके हवाले से। वहाँ पे कुछ कमेंट्स में आपको ये दूँ, बहुत से वकला ने मेरे ट्वीट्स देख के मेरे पिछले वीलॉग के बाद मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी है, बहुत ज़्यादा आपने उनका शुक्रिया अदा कर दिया है। और जहाँ तक इन वकला का ये कहना है कि वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को, उनके घर को, उनके साहिबजादे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और कोई असूली फ़ैसला वहाँ पे नहीं किया गया। दर हकीकत वकला का और आवाम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को एहसास था कि ये कमीशन जो है इसके फ़ैसले कोई मानेगा नहीं, इसके सामने कोई जज साहिबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो पेश नहीं होंगे, वकला इसे रेजिस्ट करते रहेंगे और ये जग हसाई है, ये एक कॉमेडी है। इसलिए उन्होंने मुनासिब यही समझा कि उन्होंने इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया और रिक्यूज़ कर लिया। बिल्कुल हो सकता है ऐसी ही सूरत हाल हो, लेकिन मेरा तो इस्तदलाल और आर्गूमेंट ये है कि जिलानी साहब ने, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने मौके की नज़ाकत को समझा। उन्होंने आवाम की आवाज़ को और वकला की प्रोटेस्ट जो है उसको उन्होंने उसे उन्होंने समझा, उसको उन्होंने उससे रिलेट किया, उनको समझ आया कि ये मौके की नज़ाकत जो है क्या है। वरना जो सूरत हाल तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं उनको भी तो नज़र आ रहा है कि वकला क्या महसूस करते हैं, मीडिया उनके बारे में क्या फीलिंग रखता है, ज़राए इब्लाग क्या कह रहे हैं, ब्लॉगो सफ़ियर क्या कह रहा है, ट्विटर पे किस किस्म का गम और गुस्सा उनके खिलाफ निकल रहा है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से वाकिफ़ है, लेकिन उनको तो इस हवाले से कोई शर्मिंदगी या नदामत जो है वो नहीं हो रही। और यही सूरत हाल ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की है। उन्होंने भी जितने फ़ैसले किए हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके ऊपर शदीद रिएक्शन है, लेकिन वो अब कहीं पर भी पीछे जो है हट नहीं रहे। तो इस हिसाब से तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को या उनके बेटे साकिब जिलानी साहब को हमें क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा हम देख लें कि जो लार्जर बेंच जो है जो क्रिएट किया गया है, जिसमें 7 मेंबर्स हैं, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद भी हैं, जिसके अंदर अतर बिनिल्ला हैं, जिसके अंदर मंदोखेल साहब हैं, जिसके अंदर याया आफरीदी हैं, और फिर उसके अंदर नईम बलोच साहब हैं, मेरा ख्याल नईम अफ़ान साहब हैं, उसके अंदर मुसरत हिलाली साहिबा हैं। अब यहाँ पर जो बेंच है 7 मेंबर, इसमें जो अब तक वकला का मुझे फीडबैक मिला है वो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर बिनिल्ला ही के ऊपर बैंक कर रहे हैं कि जस्टिस अतर बिनिल्ला जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों की या वकला बरादरी के कॉन्शंस की, उनके ज़मीर की आवाज़ बनेंगे। बाकी जितने भी जस्टिस हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के शकूक हैं। सो मच सो कि मैंने तो मंसूर अली शाह साहब का ऊपर बड़ा बैंक किया था कि वो शायद ज़मीर की आवाज़ बन के उभरेंगे, लेकिन वकला का कहना ये है कि मंसूर अली शाह साहब आगे अपने आप को चीफ जस्टिस बनते देख रहे हैं, वो भी शायद कोई स्टैंड ना लें। याया आफरीदी साहब और मंदोखेल जो हैं वो हमेशा से, उनका कुछ पता नहीं है वो किस तरफ जाएँ। मुसरत हिलाली साहिबा से और भी कुछ को है वो तवक्को नहीं है। और यहाँ पर लग ये रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस बेंच को एक सर्टन डायरेक्शन में
लेना चाहेंगे, उसको एक डायरेक्शन में ले जाना चाहेंगे, और उनकी सारी कोशिश ये होगी। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल कम से कम जिन वकला ने मुझे अपना फीडबैक दिया है उनके जहन में इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये 300 प्लस वकील जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट इशू की और बाकी जो बार एसोसिएशंस हैं, इन्हें वेडनेसडे के दिन, जिस दिन ये हेयरिंग शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने, आज खुद नोटिस जो है 184/3 का वकला के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वकला एक बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन के एक प्रोसेस का आगाज़ करें जब तक इस लार्जर बेंच की प्रोसीडिंग जो है जारी रहती है। और ख़ास करके वकला को बड़ा एतराज़ है कि अगर अवेलेबिलिटी तो थी, अवेलेबिलिटी तो इस्लामाबाद के अंदर आयशा मलिक साहिबा की भी थी, अवेलेबिलिटी तो मुनीब अख्तर साहब की भी थी, उन्हें इस लार्जर बेंच के अंदर क्यों शामिल नहीं किया गया? और डिमांड तो यही थी कि यहाँ पर एक फुल कोर्ट जो है वो होनी चाहिए, नहीं जितने लोग अवेलेबल होने चाहिए तो फिर उनको इसमें होना चाहिए था। और अगर यहाँ पे जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को शामिल नहीं किया गया तो क्लियरली यहाँ पर आपको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक मंशा नज़र आती है, उनकी आपको हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी नज़र आती है कि वो अपनी मर्ज़ी का एक फ़ैसला जो है वो यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं। तो अगर वो फ़ैसला हासिल नहीं कर, अगर वो आप किसी ने कोशिश करनी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपनी स्ट्रैटेजी से रोका जाए, तो उसका सिर्फ एक तरीका है जो वकला कहते हैं कि वकला की बड़ी मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर होनी चाहिए। और ये वाहिद नहीं होनी चाहिए, उन्हें ये इंडिकेट करना चाहिए कि जब तक ये प्रोसीडिंग चलेगी वो डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहेंगे। और वकला का ये भी कहना है कि एक बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होनी चाहिए, जो क्लियरली एंड स्ट्रेट अवे जस्टिस आमिर फारूक साहब का रेजिग्नेशन जो है इस डेमोन्स्ट्रेशन को मानना चाहिए। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब का जब जिक्र होता है तो उसके साथ ही आ जाता है इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशा खाने का जो फैसला सस्पेंड हुआ गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर। इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इसमें बहुत से शेड्स ऑफ ग्रे हैं। ये उतनी क्लियर कट और ब्लैक एंड वाइट किस्म की डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह की डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुई है, जहाँ एक लार्जर बेंच बना है। वहाँ चीज़ें ज़्यादा आपको साफ तरीके से तकरीबन नज़र आती हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत से लोगों का शक है। यहाँ जो कुछ हुआ है इसमें आपको बहुत एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। भला क्यों? सबसे बड़ी बात तो यह है कि नैब जो है, और अमजद परवेज़ साहब नैब की तरफ से पेश हुए, प्रोसिक्यूटर वगैरह, तो नैब ने तो खुद ही सपोर्ट किया। यानी ऐसा नहीं है कि नैब ने डिसएग्री नहीं किया या नैब ने रास्ता नहीं रोका तोशा खाने के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सस्पेंशन का। नैब ने उसको रिकमेंड किया। बाकायदा नैब से पूछा गया कि भाई आपको ने कहा जी हम तो सपोर्ट करते हैं और ये जो केस है ये क्लियरली सेंटेंस के सस्पेंशन का केस बनता है, तो हम ये कन्विक्शन जो है उसको क्वाश करने का नहीं बनता। तो आपको एक क्लियर उसमें एक चीज़ जो है नज़र आ रही है कि यहाँ पर सिस्टम जो है वो एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ करके एक डायरेक्शन में इस पूरे मामले को ले जाना चाहता है। वहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बहुत आर्ग्यू किया, क्योंकि अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कन्विक्शन को क्वाश करने की भी है, लेकिन उसके ऊपर दोनों जज साहिबान का ये कहना था। वहाँ पे भी दो मतजाद किस्म की बातें की गई। वैसे तो जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये कहना था कि मैं तो आर्गूमेंट सुनूंगा ही नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे सामने जो केस है, जो केस पे आप समात हमारे हो रही है, जो आप आर्गूमेंट हम सुन रहे हैं, हम आर्गूमेंट यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस की सस्पेंशन के हवाले से सुन रहे हैं, कन्विक्शन के मामले में हम सुन ही नहीं रहे। और वो जो अपील है कन्विक्शन के खिलाफ तोशाखाने के केस में, वो जब साइफर के केस की अपील खत्म हो जाएगी और उसके बाद ईद उल फितर के बाद हम वो अपील सुनेंगे। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब थे, उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी चूंकि ये अपील मौजूद है, इसलिए ये मैटर सब जुडाइस है, इसको अभी साइड पर रखें। और उसके बाद इसरार करते रहे जितना कर सकते थे बैरिस्टर अली ज़फ़र, लेकिन सस्पेंशन का जो फैसला हुआ ये एक तरह से कंसेंसस किस्म का फैसला है। तो फिर ये क्या मामला है? आखिर ज़ाहिर है तमाम जहनों में है कि इमरान खान की रिलीज़ कैसे होगी और ये क्या मामला है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस ये है कि अच्छा, मैं अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ऐड कर दूँ। एक बड़े हमारे मोहब्बत करने वाले अफसर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक आध दिन पहले, और उन्होंने मुझे फ़ोन पे ये कहा कि उनको और उनके बाकी जो तमाम साथी हैं, उनको मेरी बड़ी फ़िक्र है कि जिस तरह से मैं चल रहा हूँ मुझे कहीं कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। वो तो एक चले उन्होंने वार्निंग कन्वे की ही मुझे उस हवाले से, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप ये देख लें कि इमरान खान भी अगर निकलेंगे अडयाला जेल से तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक समझौता करके ही बाहर निकल सकते हैं, और कोई उनके बाहर निकलने का तरीका नहीं है। एक डील होगी तो वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, अभी जो लफ्ज़ डील है, वापस आ जाऊँ इसी चीज़ पर जहाँ से मैं था, ये जो लफ्ज़ डील है ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर, और जिस तरह से उर्दू के ज़राए ब्लाग ने पाकिस्तान का पॉलिटिकल डिस्कोर्स शेप किया है, उसमें लफ्ज़ डील जो है ये एक बड़ा सेंसेशनल वर्ड है। डील एक बड़ा करप्ट वर्ड है। असल में पॉलिटिक्स में हमेशा डील होती है। जब ये कहा जाता है कि इमरान खान यहाँ से डील करके निकलेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे इमरान खान अपने तमाम एथिकल स्टैंड पॉइंट को, असूलों को, पॉलिटिक्स को सरेंडर करेंगे और इमरान खान कोई ऐसी डील करेंगे जिसके नतीजे में वो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ बन जाएंगे और शहबाज शरीफ बन जाएंगे। असल हकीकत क्या है? असल हकीकत यह है कि जो भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होना है, क्योंकि पहली इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए जब लोग डील के ऊपर बहुत ज़्यादा
शोर मचाते हैं इस लफ्ज़ के ऊपर कि, और जो अफसर साहब मुझे कह रहे थे, मैंने उनको भी यही बताने की कोशिश की कि डील तो पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जितनी अदालतें हैं, जो पुलिस है, जो इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, जो गार्ड्स हैं, जो सिपाही हैं, सारा का सारा जो निज़ाम है, उसके ऊपर तो चौधरी निज़ामुद्दीन को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। तो जब इमरान खान निकलेंगे तो ज़ाहिर है कि चौधरी निज़ामुद्दीन के कंकरेंस से और चौधरी निज़ामुद्दीन की ग्रीन लाइट के बगैर तो नहीं निकल सकते। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इमरान खान वुड थ्रो द टॉवल और इमरान खान नवाज शरीफ बन के वहाँ से निकलेंगे? हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। जितना तहरीक इंसाफ और इमरान खान के एडमायरर्स की ज़रूरत है कि इमरान खान को रिहाई मिले और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे चले, उतनी ही बड़ी ज़रूरत चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके सिस्टम की है कि इमरान खान के साथ कोई डील हो, कोई सुलह हो। बात सिर्फ ये है कि वो डील किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होनी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट की बेसिक खदोखाल और खाका क्या होगा उसका, उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। अब इमरान खान की सूरत हाल ये है कि इमरान खान को 6 महीने से ज़्यादा इस जेल में हो चुके हैं, दोनों जेलों को मिला के। इमरान खान की तरफ से तो कोई ऐसी अपील नहीं आई कि इमरान खान के दिल के वॉल्व्स काम नहीं कर रहे, जो नवाज शरीफ वाली सूरत हाल थी, या इमरान खान का ज़ख्म जो था जब उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था वज़ीराबाद में 2000, वो कातला उनका ज़ख्म ख़राब हो गया है, ज़ख्म ने स्टैगनेट करना शुरू कर दिया है, उसके लिए उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनको बड़ा बुखार हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। इनफैक्ट ऊपर से आप देखें कि इमरान खान की जो अहलिया हैं, जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान है बुशरा बीबी, वो एक यूनिक केस है जहाँ पर सब जेल उनके घर को, बनीगाला को बनाया गया। ये पहली दफ़ा हुआ है 77 बरस में। पाकिस्तान में हमेशा ही कोशिश होती है कि मेरे घर को सब जेल बना दिया जाए। बड़े बड़े यहाँ पर प्रिविलेज लोग जो हैं, उनके लिए उनके घरों को सब जेल बनाया गया। ये पहली एग्जाम्पल है कि एक खातून ने और एक कैदी ने या एक प्रिजनर ने ये अपील कर रखी है कि मेरे घर को जो आपने सब जेल बनाने का फैसला किया है, मैं उसको आप गैर कानूनी करार दें और मुझे आप अडयाला जेल के अंदर मुंतकिल कर दें। और लेटेस्ट ये है कि जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है कि जेल में उनको मुंतकिल करने की, ट्रांसफ़र करने की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ कोई कैपेसिटी नहीं है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं, उनकी तो ये कैफियत है या उनका ये एथिकल स्टैंड पॉइंट है। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस यहाँ इमरान खान की रिलीज़ के हवाले से जो भी एडजस्टमेंट होनी है, कॉम्प्रोमाइज़ होना है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी है, कोई भी लफ्ज़ आप उसको दे दें, उसके टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं हो रहे। अब इमरान खान, जैसा कि आप सबको शक है, और मैं तो नाम नहीं लेता लेकिन बहुत से लोग नाम ले लेके इसके तबसरे करते हैं कि इमरान खान के आगे पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन ने एक पूरा सिस्टम खड़ा किया है तहरीक इंसाफ के अंदर, पेनिट्रेटेड लोगों का, जिनको आप बहुत ही, अगर एक पोलाइट टर्म इस्तेमाल कर लें पॉलिटिक्स की, तो कोऑप्टेड लोग हैं, जो एक तरफ इमरान खान के पास आके इमरान खान से भी मुलाकातें कर रहे हैं, इमरान खान को आके मुख्तलिफ तजावीज़ उनके पास पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो चौधरी निज़ामुद्दीन के पूरे सिस्टम को रिपोर्ट करते हैं। ये वो सिस्टम और मैकेनिज़्म है जिसके दरमियान में से एक अंडरस्टैंडिंग ने शेप होना है। अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग शेप नहीं हुई। तो जब आप देखते हैं, आमिर फारूक साहब कहते हैं कि ईद उल फितर के बाद हम कन्विक्शन का मामला सुनेंगे और उसमें मसलसल अदालतें डिले कर रही हैं, हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, हर वकील जानता है, हर शख्स ही जानता है, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग भी जानते हैं कि इन केसेस की कोई हकीकत नहीं। फ़ौरन से यही तोशा खाने का आप केस देख लें कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं, दोनों को अंदाज़न 800 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए के जुर्माने हुए हुए हैं। मतलब इसका कोई सर पैर नहीं है इन केसेस का। लेकिन यहाँ जो सारा डिले फैक्टर है, वो सारा का सारा ये है कि सिस्टम एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना चाहता है। बिकॉज चौधरी निज़ामुद्दीन के सिस्टम को, जैसे आसिफ अली ज़रदारी साहब को बड़ी अच्छी तरह से एहसास है कि शहबाज शरीफ साहब का जो पूरा ढांचा खड़ा किया गया है, ये इंतहाई नाजुक है, फ्रेजाइल है, ये जितने अरसा चल जाए, लेकिन ये कोई मुस्तहकम किस्म का ढांचा नहीं है। और चौधरी निज़ामुद्दीन के स्टैंड पॉइंट से बड़ा ज़रूरी है कि अगला ढांचा क्या होगा, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर एक्सटेंशंस का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है, और आपको पता है कि एक्सटेंशंस की फ़ज़ा जो है वो हमवार की जा रही है। एयर चीफ को जो एक्सटेंशन दी गई, उसके साथ ही जैसे कहते हैं कि बिल्ली थैले से, बैग से बाहर आ चुकी है, कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो भी एक्सटेंशन के लिए बड़े कोश हैं। तो एक्सटेंशंस के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो शेप की जा रही है। ये वो सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके दरमियान में इमरान खान के साथ कोई एडजस्टमेंट और कोई अंडरस्टैंडिंग और कोई पॉलिटिकल माहौल जो है वो बन नहीं पा रहा, जहां सारा मामला फंसा हुआ है। और वही चीज़ आप अदालतों में डिफरेंट आर्गूमेंट्स की शक्ल में देखते हैं। ज़ाहिर है किसी अदालत के आर्गूमेंट से इमरान खान को रिहाई नहीं मिलेगी। इन दी एंड एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। आई होप दैट हेल्प्स। इफ दैट डजंट हेल्प, हम इस पर फिर बात करेंगे। थैंक यू।